Hello students, I am Rakesh Vachar, Director of Sahil Commerce Faculty. क्लास 11 का हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो टी.एस. ग्रेवाल के अकॉर्डिंग 4th चैप्टर है। अभी तक हमने वीडियोस में एक पहला चैप्टर कवर करा था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसकी 5 वीडियोस थी, और एक था बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, उसकी 3 वीडियोस थी। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की एक ही वीडियो है। जैसे कि मैं शुरू में तुम्हें बता रहा था कि किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड करते हैं। क्योंकि हम इसलिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि यदि बिज़नेस को कॉन्टीन्यूटी में प्रॉफिट है तो वो बिज़नेस को कंटिन्यू करेगा, यदि लॉस होना स्टार्ट हो गया तो वो बिज़नेस को डिसकंटिन्यू कर देगा। तो अब जब हम एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं या डिटरमिन करते हैं, उसके 2 मेथड है, एक 2 बेसिस है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो आज हम इस चैप्टर में ये कवर करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रॉफिट या लॉस के लिए 2 मेथड यूज्ड होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक फंक्शन पढ़ा था, मेन फंक्शन यही था प्रॉफिट में, ये अकाउंट में, कि बिजनेस का ये चेक करना कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जिसमें हमने बोला था मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज टू डिटरमिन प्रॉफिट अर्न या लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो अब ये प्रॉफिट या लॉस के 2 बेसिस है। इसको अब हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में आने की बजाय मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल से 100% तुम्हें कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस क्लियर हो जाएगा। अब अगले 2 to 3 मिनट बड़े ध्यान से सुनना, ये चैप्टर बस ये 3-4 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। बेटा देखो, मैंने सबसे पहले तुम्हें एक टर्म्स बताई गई, बेसिक अकाउंटिंग टर्म रेवेन्यू। बेटा रेवेन्यू का मैंने मीनिंग बताया था, रेवेन्यू का मतलब था मेन कोर्स ऑफ बिजनेस। जो तुम बिजनेस करते हो उसमें जो तुम अर्न करते हो वो तुम्हारा रेवेन्यू होता है। जैसे मैंने कहा था, एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, जो तुमने रेडीमेड गारमेंट्स सोल्ड आउट किया वो तुम्हारा रेवेन्यू है। स्पोर्ट्स का तुम्हारी शूज़ की शॉप है, शूज़ बेचने पर जो पैसा आया वो रेवेन्यू है, ठीक है। और उसके बाद मेरा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट से मैंने फ़ीस अर्न करी, वो रेवेन्यू है। उसके बाद मैंने एक बताया था प्रॉफिट, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो तो वो प्रॉफिट आ जाता है। फिर प्रॉफिट में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी से जो इनकम अर्न करते हैं उसको गेन कहता है, गेन भी ऐड कर दो तो वो हमारी इनकम आ जाती थी, ठीक है। तो अब उसी सिस्टम को हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, गेन में और इनकम में अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आगे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें ट्रबल हो सकती है। तो अब देखो बेटा, हम बेसिस पर आ रहे हैं। देखो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखना। एक हमारी कैश सेल्स है 14 लाख, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू है उसका कैश 14 लाख मिल गया। क्रेडिट सेल है 6 लाख। अब मान लो मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ फीस रिसीव 14 लाख और एक्रूड फीस 6 लाख। जो प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करते हैं उसकी कैश सेल होती है, जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी फ़ीस रिसीव्ड होती है, और जो गुड्स को सोल्ड आउट क्रेडिट पर करते हैं उसको क्रेडिट सेल कहते हैं, और हमने सर्विसेज रेंडर्ड कर दी और जो पैसा मिलता है उसको हम एक्रूड इनकम कहते हैं। और एक्सपेंस के 2 पार्ट होते हैं, देखो एक है पेड और एक है आउटस्टैंडिंग। अब सुनो, सबसे पहले ना एक चीज़ याद कर लो, कैश बेसिस में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ कैश का पार्ट लेते हैं, यानी कि कैश से लेते हैं। यदि तुम कोई प्रोडक्ट सोल्ड आउट करते हो तो तुम कैश से लोगे, प्रोफेशनल्स लेंगे फीस का रिसीव्ड पार्ट ड्यूरिंग द ईयर, जितनी फीस उन्हें मिल गई, और ठीक है जो प्रोडक्ट सोल्ड आउट करते हैं टू ड्यूरिंग द ईयर जितनी उनकी कैश सेल है, यानी कि 14 लाख। इसमें क्रेडिट सेल्स को नहीं लेते। फिर एक्सपेंस में देखो, पेड है 6,50,000 और आउटस्टैंडिंग है 250। इसमें भी एक्सपेंस का सिर्फ पेड पार्ट लेता है 650। तो ठीक है, तो कैश सेल में से एक्सपेंस पेड माइनस करो, वो नेट इनकम आ जाएगी, उससे प्रॉफिट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें गेन तो क्वेश्चन में दे नहीं रखे, तो नहीं दे रखा तो क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द नेट इनकम या कैलकुलेट द प्रॉफिट, दोनों केस में ऐसे निकालेंगे। तो ठीक है, कैश सेल में से एक्सपेंसेस पेड माइनस या गया नेट इनकम। अब एक्रूअल बेसिस में क्या होता है बेटा, ये ज़्यादा साइंटिफिक है। इसमें ना टोटल सेल लेते हैं, चाहे वो कैश सेल हो चाहे वो क्रेडिट सेल हो। ऊपर देखो कैश सेल 14 लाख है, क्रेडिट सेल 6 लाख है, टोटल सेल हो गए 20 लाख। अब मान लो मैं प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनल में मेरी फ़ीस रिसीव्ड है 14 लाख और एक्रूड फीस है 6 लाख, तो 20 ले लिया। और एक्सपेंस भी टोटल लेते हैं, देखो पेड एक्सपेंस है 6,50,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 250, टोटल एक्सपेंस हो गए 9 लाख, ठीक है। 9 लाख माइनस कर। अब 2 मिनट पहले इसको माइंड में अच्छे से रिटेन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैश बेसिस में ओनली कैश सेल माइनस एक्सपेंसेस, बट बड़े आराम से एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर हो जाएगा। एक्रूअल बेसिस में टोटल सेल, ठीक है, चाहे वो कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, और टोटल एक्सपेंस चाहे वो एक्सपेंस पेड हो चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो। तो इसके डिफरेंस को हम प्रॉफिट कहते हैं।
अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस। तो डिफरेंस में से ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस। देखो 3 पार्ट है डिफरेंस के। पहले पार्ट को हम बेसिस कहते हैं, फिर दूसरे में एक्रूअल बेसिस, फिर है कैश बेसिस। सबसे पहला पॉइंट है रिकॉर्डिंग। ये तो देखो ऊपर न्यूमेरिकल से तुम्हें क्लियर हो गया। एक्रूअल बेसिस में देखो तुमने टोटल सेल ली थी, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, और कैश बेसिस में तुमने सिर्फ कैश सेल लिया। तो मतलब देखो नीचे रिकॉर्डिंग में एक्रूअल बेसिस मैंने क्लियर लिखा है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। तो इसमें बोथ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कैश हो चाहे क्रेडिट हो, यानी कि बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। और कैश बेसिस में कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ऊपर न्यूमेरिकल में सारा क्लियर हो गया। एक्रूअल में दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और कैश में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन। अब उसके बाद तुम्हें पता है कि एक्सपेंस के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एक्सपेंसेस पेड, एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक होता है प्रीपेड। अब देखो कैश बेसिस में कहीं भी हमने एक्रूड और आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं लिया। तो कैश बेसिस में हम किसी भी कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड की कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, और एक्रूअल बेसिस में हमें करना होता है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे देखो मेरी टोटल जो फीस कलेक्ट हुई 8 लाख, 2 लाख अभी होनी है, तो 2 लाख हो गया एक्रूअल। एक्रूअल को हमें एक्रूड सिस्टम को ऐड करना पड़ेगा एक्रूअल सिस्टम में। तो 8 लाख की फीस रिसीव्ड है और 2 लाख की जो फीस मिलती है उसको एक्रूड इनकम कहते हैं। तो दोनों को ऐड करा, तो मतलब हमें एक्रूअल बेसिस के अंदर एक्रूड और आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करना पड़ा। ठीक है। एक्सपेंस का भी देखो हमने पहले देखो ऊपर पेड थे 650 और आउटस्टैंडिंग 220, यानी कि एडजस्ट करने पड़े। तो अब आ रहा हूँ मैं सेकंड पॉइंट पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्री पेड एक्सपेंसेस एक्रूड सिस्टम में हमें एडजस्ट करने पड़ता है। देखो ऊपर एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन कैश बेसिस में इन्हें एडजस्ट नहीं करना पड़ता। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक्रूअल सिस्टम में प्री पेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते टाइम हमें प्री पेड और आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैश बेसिस प्री पेड आउटस्टैंडिंग से उसमें नॉट एडजस्ट, उसे एडजस्ट नहीं करते। इसी तरह से इनकम भी 3 टाइप होते हैं। एक इनकम जो रिसीव्ड हो गई और एक जो रिसीव्ड होनी है। जो रिसीव्ड होनी है उसे कहते हैं एक्रूड इनकम, और जो फीस हमें एडवांस में मिल गई उसे कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सेम वही कॉन्सेप्ट एक्रूअल बेसिस में एक्रूड और एडवांस इनकम को एडजस्ट करते हैं और कैश बेसिस में एडजस्ट नहीं करते। तो अब कैसे लिखना है, देखो बेसिस में लिख देंगे एक्रूड और एडवांस इनकम, फिर एक्रूअल बेसिस में लिखेंगे एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर आल्सो एडजस्टेड, और उसमें लिखेंगे नॉट एडजस्टेड। सिंपल। तो मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड में भी ये लिखना है एडजस्टेड और नॉट एडजस्टेड, एक्रूड और एडवांस में भी ये लिखना है एडजस्टेड और नॉट एडजस्टेड। फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट। देखो बेटा एक्चुअल जो हमारा साइंटिफिक मेथड है वो एक्रूअल सिस्टम है, तो इसमें प्रॉफिट करेक्ट आता है। यार एक बात बताओ बच्चों, सेल तो हमारी देखा जिस साल 14 लाख की है ना, सेल तो हमारी 20 लाख के, 14 कैश सेल और 6 लाख क्रेडिट। अरे भाई क्रेडिट है वो मिल तो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में, इसमें क्या दिक्कत है, सेल तो इस पीरियड की है। एक्सपेंस भी तो देखो टोटल तो 9 लाख है ना, तो मतलब इसमें जो प्रॉफिट है वो करेक्ट प्रॉफिट आता है। क्यों करेक्ट प्रॉफिट आता है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हम टोटल सेल ले रहे हैं। कभी भी कैश बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट आ ही नहीं सकता, उसमें तो हमें टोटल कैश। अब जैसे मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मेरी जो रेवेन्यू का मेन पोर्शन है वो फीस है। अब कैश बेसिस में फीस रिसीव लेंगे, हमने ये नहीं देखना वो फीस रिसीव स्टूडेंट ने अगले साल दी की, पिछले साल दी की दी, कब की फीस है, फीस रिसीव्ड हो गया। तो प्रॉफिट करेक्ट कैसे आ गया, कुछ फीस मुझे लास्ट ईयर की मिली, कुछ फीस मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए, और सारी की सारी हमने उसमें कैश बेसिस में डाल दी। कैश बेसिस में हम लेते हैं फीस रिसीव्ड, ये देखते नहीं कौन सी ईयर की है। तो ये तो बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, इसमें करेक्ट प्रॉफिट आ ही नहीं सकता, क्योंकि फीस में कुछ पार्ट लास्ट ईयर का है, कुछ पार्ट नेक्स्ट ईयर का है। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, प्रॉफिट और लॉस इन एक्रूअल सिस्टम, करेक्ट प्रॉफिट या लॉस इज असर्टेन because both cash and credit transactions are recorded, और कैश बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नॉट असर्टेन, उसमें नेट प्रॉफिट नहीं निकलता। अब टेक्निकल नॉलेज, यार एक्रूअल बेसिस में तो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, क्योंकि मैं देखना है कौन सा अमाउंट इस साल का है, कौन सा नेक्स्ट ईयर का है, कौन सा अगले साल का है, कौन सा लास्ट ईयर का है। तो उसमें बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए। मतलब जिसको ये पता हो कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एक्रूड क्या होता है, प्री पेड क्या होता है, एडवांस क्या होता है। कैश बेसिस में तो कोई टेक्निकल नॉलेज ही नहीं चाहिए, जो आ रहा है उसको ऐड कर दो, जो जा रहा है उसको माइनस कर दो। तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। तो एक्रूअल सिस्टम, टेक्निकल नॉलेज में एक्रूअल में लिखना है, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट आउटस्टैंडिंग है, कौन सा प्रीपेड है, कौन सा एडवांस इनकम है, कौन सा एक्रूड इनकम है।
बट इन कैश बेसिस डजंट रिक्वायर द टेक्निकल नॉलेज, में कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। अब सुनो बेटा, जो कैश बेसिस है ना वो या तो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फॉर्म में अप्लाई कर सकते। कंपनीज कभी भी कैश बेसिस को अप्लाई नहीं कर सकती। कंपनी एक्ट बना है बेटा था, एक चीज़ याद कर लो, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का जो हमारा लेटेस्ट कंपनीज एक्ट है, उस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हर कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस है वो सिर्फ एक्रूवल बेस ही अप्लाई कर सकते हैं, वो कैश बेसिस को अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अप्लाई कर सकते, इसको कहते हैं रिकॉग्नाइज बाय द कंपनी एक्ट। तो अब लीगल पोजीशन ले लेंगे, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज, ये वर्ड याद कर लो, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज बाय द कंपनीज एक्ट, यानी कि कंपनी एक्ट उसको रिकॉग्नाइज करता है। मीन से तुम्हें कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसी मेथड को लेना पड़ेगा हर कंपनी को, ठीक है। और कैश बेसिस को कंपनी एक्ट रिकॉग्नाइज्ड नहीं करती। तो समझ आ गया बेटा। तो ये 6 डिफरेंस है, 1-2 और भी हो, कोई जरूरत नहीं, सफिशिएंट है ये। अब देखो, अब अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस के एडवांटेज डिसएडवांटेज। बड़ा आसान सी बात है, जो कैश बेसिस के एडवांटेज है वो एक्रूवल के डिसएडवांटेज होंगे, जो उसके डिसएडवांटेज है वो एडवांटेज बन जाएंगे। तो पहले देखो, कैश बेसिस का मीनिंग लिखना हो तो तुम क्या लिखोगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड या कैश इज पेड। तो कहता है ट्रांजेक्शन्स को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमें कैश रिसीव्ड होता है और कैश पेड होता है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम रिसीव्ड एंड टोटल एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव्ड और एक्सपेंसेस पेड का जो डिफरेंस होता है उसे हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। तो सिंपल सा यही था। और देखो एडवांटेज की आ जाए तो पहला एडवांटेज तो बिल्कुल देखो ठीक लिखा, सिंपल बेसिस, ये बड़ा एक सिंपल मेथड है, उसमें कोई भी इसको रिकॉर्ड कर सकता है। क्या करना है, मैंने मान लो कैश बेसिस पे अपने किसी स्टूडेंट को भी कहूँगा ना प्रॉफिट निकालता है, वो भी निकाल लेगा। वो देखेगा सर इस साल कितनी फीस आई, ये आई जी, कितने एक्सपेंस पे करिए, रिसीव में से पेड माइनस कर दो, खत्म। तो इसमें बड़ा सिंपल मेथड है, इसमें कोई आउटस्टैंडिंग, कोई प्री पेड, एडवांस, कोई एडजस्टमेंट नहीं। ये लिख लेना कि सिंपल मेथड इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, ना प्री पेड की, ना एडवांस इनकम की, ठीक है। और सेकेंड में मैंने लिखा है वेरी फ्यू एस्टिमेशन एंड जजमेंट। अब देखो बेटा, सेकेंड चैप्टर में ना एक्सपेंसेस का हमने मतलब सीखा था कि पहले हमने कहा था एक्सपेंसेस में पहले हम लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही फिर मेन कोर्स ऑफ बिजनेस के जो एक्सपेंस होते हैं। फिर उसमें हम एक चीज़ एक्सपेंस में एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, बैड डेट्स, और एक और तीसरी चीज़ एक और ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन। बैड डेट्स एक एस्टिमेशन, हम एस्टिमेशन लगाते थे कि कितना पैसा डूब सकता है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन होता था कि एसेट्स जैसे 1 लाख की उसकी हमने लाइफ लगाई 5 ईयर, 1 लाख को 5 से डिवाइड कर 20,000, तो हर साल हम 20,000 का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में से लेस करते थे। मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए हम इनकम या रेवेन्यू में से पहले माइनस करते थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर माइनस करते थे बैड डेट्स, फिर करते थे डेप्रिसिएशन। और बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन जो थे वो एक एस्टिमेशन थे। अब कैश डेप्रिसिएशन में हमने किसी को कुछ पे नहीं करा, बैड डेट्स में भी पे नहीं करा। जब पे नहीं करा तो वो कैश बेसिस में तो आएगा नहीं, तो कैश बेसिस में बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसलिए इसमें लिखना है वेरी फ्यू एस्टिमेशन एंड जजमेंट। इसमें एस्टिमेशन हमें लेने ही नहीं होते, तो इसलिए एस्टिमेशन नहीं लेते, तो ईजी इसीलिए। तीसरा सूटेबल फॉर प्रोफेशनल, ये बेटा सिर्फ ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, ये मोस्टली प्रोफेशनल के लिए सूटेबल है, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, जो प्रोफेशन चलाता है, एडवोकेट हो गया बस। और कभी भी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को ये मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद है बच्चों हमारे इसके डिसएडवांटेज। देखो पहला डिसएडवांटेज है करेक्ट प्रॉफिट या लॉस इज नॉट असर्टेन। वो तो मैं डिस्टिंग्विश में भी बता चुका हूँ कि कभी भी कैश बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट नहीं आता। यार करेक्ट कैसे आएगा, एक बात बताओ, तुमने रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड ले लिया, ठीक है, और एक्सपेंस पेड ले लिए। अब एक्सपेंस पेड में ये भी तो हो सकता है कि लैंडलॉर्ड को कुछ एक्सपेंस तुमने इस साल के दिए, कुछ पिछले साल का पेंडिंग अमाउंट दिया, कुछ तुमने एडवांस में दे दिया और सब कुछ ले लिया। अरे ये कौन सा मेथड हुआ कि मतलब ना इसमें हमने लास्ट ईयर भी ले लिया, नेक्स्ट ईयर भी ले लिया, और जबकि एक्रूवल बेसिस में सिर्फ करेंट ईयर लेते हैं। तो इसलिए बेटा इसमें कभी भी करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं आता, क्योंकि हम इसमें पूरी चीज़ों की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते। दूसरा है नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंडियन कंपनीज एक्ट, ठीक है, 2013 के अकॉर्डिंग हर कंपनी को सिर्फ एक्रूवल बेसिस ही अप्लाई करना होता है, तो इसलिए कंपनी एक्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। तीसरा
डजंट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। बेटा थर्ड चैप्टर में जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल करेंगे तब बताऊंगा। तो बेटा देखो ये प्रिंसिपल एक होता है मैचिंग प्रिंसिपल में हम एक्सपेंस का टोटल अमाउंट लेते हैं जो इस ईयर के, चाहे वो पेड है चाहे अनपेड है, लेकिन हम तो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो ठीक है ना, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग दिया जाता है ना रेवेन्यू, तो मतलब बेसिकली ये प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है। अब एक्रूअल बेसिस मैंने बताया था, इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन लेते हैं। तो पहले एक्रूअल के बेसिस में 1 मार्क्स का पूछता तो हम लिखेंगे अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एज इनकम व्हेन इट इज अर्नड या एक्रूड। इनकम अर्नड हो चाहे रिसीव्ड हो, दोनों हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। एक्सपेंसेस का भी पेड और आउटस्टैंडिंग दोनों लेते हैं। अब इसके उसके जो डिसएडवांटेज इसके एडवांटेज मान देंगे। देखो ये मोर साइंटिफिकली प्रिंसिपल बेस्ड है। अब क्या है कि मैंने कहा था अकाउंट जो है आर्ट भी और साइंस भी है। तो मैंने बताया था आर्ट इसलिए जब हम किसी स्किल के बेस पर कोई काम करते हैं उसको आर्ट कहते हैं। तो बेटा जब हम अकाउंट्स करेंगे, जब तक हमें अकाउंट्स की स्किल नहीं होगी तब तक अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए आर्ट है। साइंस में मैंने कहा था जो प्रिंसिपल बेस्ड होता है वो साइंस होता है। तो बेटा अब जो है ये हमारा प्रिंसिपल जो हमारे अकाउंट्स है ना वो प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा एक्रूअल सिस्टम है ना वो पूरा प्रिंसिपल बेस्ड है। तो इसलिए मोर साइंटिफिक है क्योंकि हम बिल्कुल इसको प्रिंसिपल के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और उसमें वो प्रिंसिपल बेस्ड नहीं था। करेक्ट प्रॉफिट या लॉस, बिल्कुल उसमें लिखा था प्रॉफिट करेक्ट नहीं आता, इसमें लिख देना करेक्ट प्रॉफिट आता है। क्यों करेक्ट आता है? क्योंकि बोथ ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं, कैश भी और क्रेडिट भी, और उसको कंपनीज एक रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसको कंपनीज एक रिकॉग्नाइज करता है, खत्म। अब देखो वो सिंपल था, इसमें लिखेंगे नॉट सिंपल क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आउटस्टैंडिंग प्री पेड एक्रूड सब अलग करना होता है, और उसमें एस्टिमेशन लेते हैं, इसमें एस्टिमेशन लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम सारे एक्सपेंस माइनस होते हैं। सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे, चाहे वो पेड है चाहे वो डेप्रिसिएशन है चाहे वो बैड डेट्स है, मतलब हमें बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन का एस्टिमेशन लेना होता है। तो ये एस्टिमेशन और जजमेंट इसमें होते हैं। और क्विक अप्राइजल इज़ नॉट पॉसिबल, प्रॉफिट क्विकली नहीं निकलता क्योंकि पहले हमें सिलेक्शन करनी होती है कौन से एक्सपेंस इस साल के हैं, कौन से नेक्स्ट ईयर के हैं, कौन से लास्ट ईयर के हैं। तो बहुत सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के बाद ही हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें टाइम लेना होता है, क्विकली नहीं निकलता। तो फिर मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर करने से पहले इसमें पहले एक न्यूमेरिकल देख लेना कैश बेसिस का, फिर एक्रूअल, फिर दोनों का डिफरेंस। ठीक है, बुक में मैं बताता हूँ क्या करो, पहले ना तुम ये एग्जाम्पल पढ़कर ये मेरी वीडियो देख लो, फिर उसके बाद पहले डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना बुक से, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बाकी नॉर्मली स्कूल्स में या तो ये आता है या बेटे इसका न्यूमेरिकल आता है, बुक में एक दो न्यूमेरिकल है वो जरूर कर लेना। तो बच्चों ये वीडियो हमारी ख़त्म, ये चैप्टर 1 ही वीडियो का था, तो इसको ठीक से देख लेना, उसके बाद बुक में से पढ़ लेना। बाय बच्चों।